अच्छी शुरुआत नहीं देखी। भी गायब हो गई कुछ 10 दिन से अजय बाजार खराब है। अब हम किंतु परंतु हाँ ना कर सकते हैं, मार्केट का बायस नेगेटिव है। कई कारण है उसके। सबसे पहले आप देखिए ग्लोबली मार्केट्स इस साल अच्छी शुरुआत उन्होंने नहीं करी है। दिसंबर के अंदर 5-6 दिन में आपने गिरावट में अप्रिसिएशन देखा था, मगर उसके बाद आपने भी अच्छी शुरुआत नहीं देखी है। सेकंड, इस समय मार्केट के अंदर आप देखिए कि इतना बड़ा ट्रिगर एट प्ले, क्रूड गिर चुका है। क्रूड के अंदर स्ट्रेट लाइन फॉल है, 10% का फॉल है, उसके बावजूद भी एफआई बेच रहा है। हम अक्सर कहते थे जी क्रूड गिरेगा और भारत की जो स्टॉक मार्केट का जो का सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में हमेशा चेंज हो जाता है। इतना बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है क्रूड में गिरावट, और मार्केट उसको रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो जाहिर है इस समय मार्केट में और कई फैक्टर्स एट प्ले हैं। नंबर 1 फैक्टर एट प्ले है कि दुनिया में इन्फ्लेशन के बाद क्या रिसेशन आएगा। अगर रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इक्विटी एज एन एसेट क्लास में क्या पड़ेगा। सेकंड, अर्निंग सीजन जहां अर्निंग्स एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग हैं, बैंक्स हैं, मेरे हिसाब से वो फुल्ली प्राइस्ड इन है। तीसरा फैक्टर ये है कि एफआई समय बेच रहा है। एफआई को लग रहा है कि भाई इंडियन मार्केट्स अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं है, चाइना सस्ता और अमेरिका में रिबाउंड आ सकता है, और ये मानसिकता शायद देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर्स को आप देखें, निफ्टी फ्यूचर्स 29 तारीख को 135 पॉइंट के प्रीमियम पे था। आज क्या 8 तारीख है? 6 तारीख में इसका जो प्रीमियम है घट के आधा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि टॉप लेवल पर एक मार्केट के अंदर नेगेटिव सा बायस इस समय देखने को मिल रहा है। कल हम हालांकि 18,000 के आसपास बंद हो गए, मगर जिस तरह से बिकवाली चल रही है मार्केट का बायस नीचे है। जब बायस मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जोरदार गिरावट आने वाली है। मार्केट के अंदर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो ब्रेथ है मार्केट की, जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, वो धीरे धीरे एक नरमी का रुख अपना रहे हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट दोनों ने ऑलराइट बोला, मैं भी ऑलराइट इनफैक्ट नरमी का रुख तो है ही। और इस वक्त ऑपरेशनल अपडेट्स में निकुंज, महिंद्रा फाइनेंस के अच्छे अपडेट्स आए लेकिन स्टॉक गिरा। बजाज फाइनेंस अपडेट्स खराब, स्टॉक गिरा। और अब बजाज फिनसर्व की भी डेटा है, वो भी कमजोर है। अलग अलग बिजनेसेस हैं, आप तीनों बिजनेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस है वो लार्जली इंश्योरेंस बेस्ड है। बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो रिटेल लेंडिंग का है। महिंद्रा फाइनेंस का जो नंबर है वो एक रूरल फाइनेंस का है। फाइनेंशियल्स के नंबर्स खराब नहीं आएंगे। देखिए बजाज फाइनेंस ग्रो कर रहा है। बजाज फाइनेंस अगर आप एक आइसोलेटेड केस में आप देखें तो बजाज फाइनेंस की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है, बड़ी बैलेंस शीट है उसकी 2 लाख करोड़ के ऊपर, और उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। तो नंबर्स में कुछ ऐसी समस्या नहीं है। स्टॉक इसलिए गिरा था बिकॉज स्टॉक के अंदर एक प्रकार का एक्स्ट्रा हेवी प्रीमियम बिल्ट इन हो चुका था। 2016 से 2020 के अंदर इकोनॉमी का जो रुख था उसमें कुछ बैंकों ने ही ग्रोथ करी थी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस जैसी फ्रेंचाइज। उस समय पीएसयू बैंक्स में हाई एनपीएस थे, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में एनपीएस नहीं थे। तो कोटक की प्राइस टू बुक हो गई थी 6 टाइम्स, एचडीएफसी की प्राइस टू बुक हो गई थी 4 टाइम्स, बजाज फाइनेंस की प्राइस टू बुक हो गई थी 8 टाइम्स। एक ग्रो फाइनेंस करके एक स्टॉक था, उसकी प्राइस टू बुक तो एकदम 10-12 हो गई। नहीं जी, मतलब वो डायल्यूट ही नहीं करता था। तो डायल्यूट नहीं करता तो प्राइस टू बुक कम ही नहीं होती थी उसकी, तो उसकी प्राइस टू बुक 15 के ऊपर हो गई थी। इट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पी स्टॉक्स। बंधन फाइनेंस, एयू फाइनेंस, हम भूल रहे कि इनकी प्राइस टू बुक्स क्या हो चुकी थी। तो बजाज फाइनेंस में गिरावट का यही कारण था कि एक आइलैंड ऑफ ग्रोथ की वजह से प्रीमियम पोजीशनिंग में होता। इमेजिन करिए आप एक शहर में है और एक ही दुकान है, एक ही रेस्टोरेंट है, तो प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। अब वो नहीं है, अब कई दुकानें खुल चुकी है, अब कई रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। तो जो आर्बिट्राज ऑप्शन, जो एक आपको एक कंपल्सिव ऑप्शन जो थी बजाज फाइनेंस दे रहा था, वो खत्म हो चुकी है। दूसरा, वहां पर स्लो डाउन आ चुका है इसके बिजनेस में जो दिख रहा है। तो स्लो डाउन एंड अदर ऑप्शंस आर द फैक्टर्स व्हाई बजाज फाइनेंस इज डाउन। तो नंबर वैसे खराब नहीं है, ग्रोथ रीटेस्ट स्टोरी। और आपने ये वेडनेसडे को इनफैक्ट बोला था बिजनेस अपडेट तो कल आता है। आई एम श्योर व्यूअर्स तो थैंकफुल होंगे। 6-7% का डिप कल बजाज फाइनेंस में और आप बुधवार समय नहीं आया है, लेने का समय नहीं आया। तो क्या ओके फाइन, बजाज फाइनेंस अब भी लेने का समय नहीं है इस डिप पर भी। लेकिन अब जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा और वही ट्रिगर है बाजार के लिए, आईटी के नंबर शुरू हो जाएंगे, इन्फोसिस स्टार्टिंग होगी, और हम देख रहे हैं इन्फोसिस पर दबाव भी है। दूसरे स्टॉक्स फिर भी बढ़ रहे हैं, टेक महिंद्रा हो, विप्रो, लेकिन इन्फोसिस पर दबाव है। इसको अब कैसे एनालाइज करना चाहिए? मैं इकोनॉमिक टाइम्स में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का इंटरव्यू देख रहा था, पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि टेक के अंदर धीमापन रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और जब एक सीईओ है, जब टेक में धीमापन की बात करता है तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट और क्लाउड, इन दो बिजनेसेस में बढ़िया है। और जब वहाँ का सीईओ आकर के बात करता है कि धीमापन रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर के अंदर जो अभी काले बादल हैं जल्दी छटने वाले नहीं हैं। और जब ग्लोबल टेक स्टॉक्स नीचे रहते हैं तो जाहिर है उसका जो रब ऑफ इफेक्ट होता है वो अक्सर है ना आपके इंडियन टेक स्टॉक्स में मिलेगा। मैं जानता हूँ कि आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक प्रकार के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, हम अंग्रेजी में कहते हैं यू ट्राइंग टू कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, अब हिंदी में तो रूपांतर नहीं करूँगा इसका। मगर आप इन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक दबाव सा बना रहेगा। देखिए टेक स्टॉक सस्ते नहीं है, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू बाय। और नंबर्स भी मुझे नहीं लगता है कि भाई HCL टेक तो प्रॉफिट वार्निंग दे चुका है, करेक्ट। विप्रो एक प्रकार का इंडिकेशन दे चुका है कि धीमापन है, तो TCS महंगा है, इन्फोसिस सस्ता नहीं है, तो एक्साइटमेंट नहीं है।